हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो देखिए, आज क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 2, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, NaOH का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण, बेकिंग सोडे का निर्माण और धोने के सोडे का निर्माण। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये सारे कुछ क्या होता है, साधारण नमक में हम बात करते हैं। साधारण नमक का उपयोग करके, देखो ये जो साधारण नमक है, ये NaCl, ये इनके लिए क्या होता है, कच्चा पदार्थ होता है। इन्हीं का उपयोग इस साधारण नमक खाने वाला जो अपने घरों में यूज करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, देखो इसी का उपयोग करके ये बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कच्चा पदार्थ होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले हम इसके निर्माण को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, NaOH, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप साथ साथ में क्लास को शेयर भी करते चलिए, ताकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक सभी तक, आपके साथियों तक पहुंच सके। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है, NaOH, तो हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो हम देखिए, जैसे कि ये क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत। तो विद्युत प्रवाहित करवाने पर यह वियोजित होकर क्या बनाते हैं, वियोजित होकर मतलब टूटकर क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो देखो क्या होता है, सिंपल सा, जो NaCl है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके NaCl के जैसे ही जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करवाते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा याद रखना, NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करवाएंगे, विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे, आपका NaOH बन जाएगा। अब देखिए, जैसे कि हम समीकरण देख लेते हैं, क्या होता है, ये क्या है, NaCl, क्या है, NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये पूरा H2, तो ये पूरा क्या हो गया, इसका जलीय विलयन। इसके जलीय विलयन में हम जैसे ही क्या प्रवाहित करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बनेगी, Cl2, ठीक है, क्लोरीन प्लस H2, ये बनेगा, ये बन जाएगा। तो देखो, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, कास्टिक सोडा। अब देखो, यहां पर इस समीकरण में हम देखेंगे कि यहां पर जब हमने यहां बैलेंस करे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2। अब देखो, यहां पर इस समीकरण में आप ध्यान से देखना, एक तो क्या बन रहा है, Cl2, है ना। तो ये Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोर, क्या बोलते हैं, क्लोर। और ये क्या है, क्षार, तो ये क्या है, क्षार। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार, क्योंकि एक तो क्या बनता है, क्लोरीन का क्लोर, और ये क्या, क्षार। तो इसीलिए इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। याद रखना, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। पेपर में अगर इस नाम से पूछे, पेपर में पूछा भी जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना होगा
कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस प्रक्रिया को, यहां मैं लिख देता हूं, इस प्रक्रिया को अलग कलर से, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी या अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो एक तो क्या बना, क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोर और क्षार है तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब यहां पर देखो सबसे पहले हम कि इस प्रक्रिया में एक तो देखो क्या होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है और एक इसका निर्माण होता है क्षार का निर्माण, जो हमें चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखिए इसमें होता क्या, इस क्लोर क्षार प्रक्रिया डायग्राम से भी देखते हैं इस क्लोर क्षार प्रक्रिया को। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में हम एक डायग्राम बनाते हैं कि कैसे बनता है। देखो एक कंटेनर होता है जिसमें एनोड और कैथोड होता है, ये क्या है, क्लोर क्षार की कैसे होती है प्रक्रिया, क्लोर क्षार। ये है इसी का ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अपन अलग से क्लोर क्षार को समझते हैं। तो देखो क्लोर क्षार में क्या होता है कि यहां पर एक इस तरीके से क्या होता है, कंटेनर होता है ऐसे, इस तरीके से कंटेनर, और यहां पर मैं जल्दी से इसको फटाफट रिवीजन आपके लिए, यहां पर और यहां पर देखो क्या होगा, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड, यहां पर एक होता है हमारे पास कौन सा, प्लस, और एक होता है माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। और जो ये होता है, ये क्या होता है हमारा एनोड, और ये क्या होता है कैथोड, ये क्या होता है एनोड और ये क्या होता है कैथोड। और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कुछ यहां पर जो, और यहां पर जो होता है NaCl का घोल, क्या डाला जाता है, NaCl का घोल डाला जाता है। ये पूरे में क्या होता है, NaCl का घोल होता है, NaCl का घोल होता है। तो देखो प्लस क्या है, एनोड, और आपके क्या होता है NaCl का घोल। अब यहां पर जो निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, Cl2, क्या निकलेगी Cl2, और यहां पर क्या निकलेगा H2, क्या निकलेगी H2, और यहां पर क्या निकलेगा NaOH, क्या निकलेगा NaOH निकलता है। तो अब इस क्लोर क्षार, ये क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया का एक आपका डायग्राम है, पूछा भी जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया का डायग्राम बनाइए। तो देखो ये क्या है, एनोड कैथोड, और यहां पर NaCl का घोल, यहां क्या प्राप्त होता है NaOH, और यहां पर क्या है Cl2, और यहां पर क्या है आपका H2। अब इनके अलग अलग देखो, सबसे पहले आप यहां पर क्या होता है कि क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन कहां निकलती है, क्लोरीन गैस, Cl2 कहां निकलेगा, एनोड पर, कहां है Cl2, देखो एनोड पर, Cl2 कहां निकलेगी, एनोड पर। और फिर क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां निकलेगी, कैथोड पर, हाइड्रोजन कहां है कैथोड पर, कैथोड पर। फिर हाइड्रोजन कहां निकला, देखो क्लोरीन कहां निकली, एनोड पर, हाइड्रोजन कहां निकला, कैथोड पर। फिर आता है NaOH, तो देखो NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो ये कैथोड भी बोल सकते हो या कैथोड के पास, कैथोड पर या कैथोड के पास क्या मिलेगा आपको, NaOH, कैथोड के पास, यहां पर कैथोड के पास। अब इन सभी देखो क्लोर पेपर में पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में बना Cl2 का उपयोग क्या होता है, या क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या होता है, क्लोर क्षार में बना NaOH का उपयोग क्या। तीन देखो आपके बने क्लोर क्षार अभिक्रिया में, कितने बने, एक तो NaCl बना, एक हाइड्रोजन बना, एक NaOH बना। अब इन तीनों के अलग अलग उपयोग भी होते हैं। देखो सबसे पहले जो क्लोरीन है वो याद रखना कहां निकलेगी, एनोड पर, कहां निकलेगी क्लोरीन, एनोड पे निकलती है। H2 कहां निकलेगा, कैथोड पर, और NaOH कहां निकलेगा, कैथोड पर या कैथोड के पास निकलता है। अब देखो यहाँ पर इन सब के अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं क्लोरीन की, तो देखो इस क्लोरीन का जो उपयोग है वो कहां कहां किया जाता है, एक तो जल की स्वच्छता में, इस क्लोरीन का उपयोग जो है कहां कहां करते हैं, पेपर में पूछा भी जाता है। तो एक उपयोग करते हैं जल की स्वच्छता में, जल की स्वच्छता में पहला उपयोग। दूसरा क्या याद रख सकते हैं कि आपके स्विमिंग पूल में, दूसरा इसका उपयोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में।
आपसे अगर पूछ ले कि क्लोर क्षार में क्लोरीन बनते हैं, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, एक तो स्विमिंग पूल में, जल की स्वच्छता में, और हम तीसरा उपयोग जो देखते हैं वो कहाँ करते हैं, आपके पीवीसी में। कहाँ? पीवीसी, इसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग कहाँ का? रोगाणुनाशक, इसमें रोगाणुनाशक में, रोगाणुनाशक में। और एक उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक में। किसमें? कीटनाशक में, कीटनाशक। और एक किसमें किया जाता है, CFC, किसमें? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। तो ये सारे उपयोग किसके हैं? क्लोरीन के। तो पेपर में पूछा भी जाता है कि क्लोरीन के उपयोग कहाँ कहाँ, तो ये जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे किसके उपयोग है? क्लोरीन के हैं। और आपके किस किस में हुआ? जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी में, रोगाणुनाशक में, कीटनाशक में, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे उपयोग किसके हैं? आपके क्लोरीन के। किसके? क्लोरीन के। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो हाइड्रोजन के जो उपयोग है वो किसमें होता है? ईंधन में, मार्गरीन में, खाद के लिए अमोनिया में। किसमें होता है? ईंधन में, ईंधन, मार्गरीन और अमोनिया, खाद के लिए अमोनिया के रूप में, खाद के लिए अमोनिया में, खाद के लिए अमोनिया में। तो ये सारे उपयोग किसके हैं? हाइड्रोजन के। क्लोरीन के ये सारे उपयोग किसके हैं? हाइड्रोजन के उपयोग है। जो पूछे जाते हैं पेपर में कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में बने हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो आप लिख सकते हो। फिर देखिए अगला क्या बना? NaOH। अगला क्या बना? NaOH। तो NaOH का उपयोग क्या क्या होता है? एक तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए। पहला उपयोग कहां होता है? धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातुओं से ग्रीज हटाने में। तो इसका उपयोग होता है एक धातुओं से ग्रीज हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साबुन तथा अपमार्जक में, साबुन तथा अपमार्जक में, अपमार्जक में। फिर तीसरा जो इसका उपयोग होता है वो उपयोग होता है आपके कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर में। किसमें? कागज बनाने में, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे किसके हैं? NaOH के उपयोग है। तो ये याद रखने, ये क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया में हमने सिंपल सा पढ़ा, एनोड कैथोड। एनोड पे कौन सी? Cl2, कैथोड पर कौन सी? हाइड्रोजन गैस, इधर से NaCl का घोल। अब देखो यहाँ पर अगर Na जो टूटेगा कुछ हमारे, तो आपको पता है कि Na+, मान लो Na+ बना, तो Na+ और H+ ये किस तरफ जाएंगे? माइनस की तरफ। और यहाँ पर Cl- और OH- किस तरफ आएंगे? प्लस की तरफ आएंगे। टूटेंगे जब कौन? ये टूटेगा जब NaCl बनेगा। एक तो Na टूटेगा ना, जब क्या बनेगा? Na+ प्लस Cl- इस तरीके से बनेगा। तो ये टूटेगा तो प्लस वाला किस तरफ जाएगा? माइनस की तरफ। तो ये किधर जा रहा है? देखो प्लस है Na, तो ये माइनस की तरफ, और ये किस तरफ? आपका अगर Cl- है तो ये किस तरफ आएगा? प्लस की तरफ। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया है। तो अब हम चलिए आगे चलते हैं, विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण, चलिए विरंजक चूर्ण सेकंड है, विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। विरंजक चूर्ण को क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? विरंजक चूर्ण का इसका जो सूत्र है, विरंजक चूर्ण का इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है इसका सूत्र? CaOCl2 होता है। और इसका जो नाम होता है क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण को वैसे क्या बोला जा सकता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। और इसी को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी कि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है,
यह इसका क्या है, रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके निर्माण के लिए, इसके उत्पादन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं तो इसके निर्माण के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसके निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए, निर्माण के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब किसका, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है इसके निर्माण के लिए। फिर हम इसका निर्माण देख लेते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है क्लोरीन का। ये तो सिंपल बेसिक ही फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यह इसका क्या है, रासायनिक नाम है। और इसके निर्माण के लिए कौन सी गैस का, क्लोरीन गैस का उपयोग किया। अब पेपर में पूछा जाता है इसके निर्माण की प्रक्रिया, तो हम इसका निर्माण लिखते हैं। देखो इसका निर्माण कैसे होता है कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना, अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो चाहे बुझा हुआ चूना हो चाहे शुष्क चूना हो, इसका सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन विरंजक चूर्ण में हम क्या यूज करते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या करते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया किससे करवा देते हैं, क्लोरीन से। इसकी क्रिया किससे करवा देंगे, क्लोरीन से करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, विरंजक चूर्ण। तो परिभाषा या निर्माण के लिए क्या लिखोगे कि जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी कि CaOCl2 का निर्माण होता है। और आप ये पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, यही शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो चलो हम इसमें लिख लेते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर या चूना पर कौन है शुष्क बुझा हुआ चूना, यही CaOH का होल ट्वाइस। यही क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। इस पर किसकी क्रिया करवाते हैं, याद रखना, देखो हमने लिखा भी इसके लिए, किसकी, क्लोरीन। तो इस पर किसकी क्रिया करवाते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की, क्लोरीन की क्रिया द्वारा, क्लोरीन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने से किसकी क्रिया करवा दो, क्लोरीन की करवा दो, तो हमें क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण। तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये क्या है, हम एग्जांपल इसकी समीकरण देख लेते हैं। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। अब इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरीन से। किससे करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2। क्या मिलेगा, CaOCl2 प्लस क्या बनेगा, H2O। तो देखो यही हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, यही क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। तो हमें क्या मिल गया, विरंजक चूर्ण। किसकी, ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया किससे करवा दो, क्लोरीन से। तो यही तो हमने लैंग्वेज में, भाषा में लिखा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया किससे करवा दो, क्लोरीन से करवा दो, तो किसका निर्माण होगा, CaOCl2। याद रखना, पेपर में सीधे भी आपको सूत्र पूछा जाता है, MCQ में भी बहुत बार, कि विरंजक चूर्ण का सामान्य या सूत्र क्या होता है। तो अब देखिए यहां पर इसके उपयोग देखते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण के कोई दो उपयोग लिखिए, है ना। तो यहां पर देखते हैं इसके क्या क्या उपयोग होता है। एक तो वस्त्र उद्योग में, किसमें होता है, वस्त्र उद्योग में जो सूती और लीलन है उसके विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आता है इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में। सबसे पहला उपयोग किसमें है, वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में
देखो एक आता है कपड़े की जो क्वालिटी होती है, जैसे सूती व लीलन, लीलन के विरंजन के लिए, विरंजन के लिए, विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, और कागज की फैक्ट्री, आपके जो फैक्ट्री है उसमें लकड़ी के मज्जा के लिए, कागज की फैक्ट्री में। दूसरा उपयोग कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, लकड़ी के मज्जा के रूप में, लकड़ी के मज्जा मतलब ऐसे उसको क्या बना जाता है, लकड़ी को ऐसे करके गोल गोल ऐसे उसको एक तरीके से बॉल की तरह बना दिया जाता है, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर किसमें होता है? लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। तीसरा उपयोग होता है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, फिर चौथा उपयोग देखो इसका कहां होता है? कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। तो ये सीधे आपको याद रखने की इसके उपयोग कहां कहां होता है। देखो वस्त्र उद्योग में हो गया, कागज उद्योग में, लॉन्ड्री उद्योग में और रासायनिक उद्योग में। पांचवा होता है कि पीने वाले जल से, पीने वाले जल से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो पांचवा पॉइंट है पेपर में क्या पूछा जाता है कि पीने वाले जो पानी है उसमें से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आपके विरंजक चूर्ण का, या पीने वाले जल से जीवाणु को मुक्त करने के लिए तो किसका उपयोग? तो ये स्टार है, ये बहुत बार सीधे भी पूछ लिया जाता है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस रखना कि पीने वाले जल से जीवाणु को मुक्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग आपको याद रखने। तो यहाँ पर ये देखो सिंपल सा हमारा क्या था, विरंजक चूर्ण के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या आता है? बेकिंग सोडा। तो ये समीकरण आपको याद रखनी है कि कैसे हुआ, क्योंकि पेपर में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सा ये आपने याद ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना, इसकी क्रिया किससे करवा दी? क्लोरीन से। तो क्या मिला? CaOCl2। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा की। अगला टॉपिक है 3rd नंबर हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा जो है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और इसी को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है इसका नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब ये इसका क्या है? रासायनिक नाम भी है। क्या रहा है इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यह इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम है इसका। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या लिखोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। तो देखिए अब इसके निर्माण की बात करते हैं। इसके निर्माण में क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है?
अब देखो इसके निर्माण में NaCl का उपयोग किया जाता है। तो NaCl जो होता है वो मूल पदार्थ होता है। इसके निर्माण में NaCl क्या होता है? मूल पदार्थ। और उसकी क्रिया किससे होती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से। देखो इसके निर्माण में जो मूल पदार्थ है वो क्या है? NaCl, याद रखना है। अब इस NaCl की जो अभिक्रिया है वो किस किस के साथ में होती है? H2O के साथ में, CO2 के साथ में और NH3 मतलब अमोनिया के साथ में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसके निर्माण में जो मूल पदार्थ है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा इसके निर्माण में? सोडियम क्लोराइड, इसके निर्माण में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि कौन? NaCl। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। NaCl जो होता है, तो NaCl जो है वो क्या है? आपका मूल पदार्थ है। NaCl सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ है। और इसके जो है इसकी क्रिया किसके? वो जल, मूल पदार्थ है वो जल, वो CO2 की अभिक्रिया, अभिक्रिया अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 के साथ करवाई जाती है। NH3। तो देखो NaCl, NaCl, H2O, CO2 और NH3 इन तीनों, इन चारों की अभिक्रिया करवा दी जाती है साथ में। तो क्या बनता है आपके? NaHCO3। क्या बनेगा? NaHCO3। देखो NaCl क्या हो गया? मूल पदार्थ, इसकी अभिक्रिया CO2 और NH3 इनके साथ करवाई जाती है, अमोनिया से करवाई जाती है, अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। कराई जाती है। अब देखो यहां पर क्या है? NaCl है, यहां पर क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो देखो बेकिंग सोडे के निर्माण में ये इतने चाहिए, NaCl, H2O, CO2 और NH3। अब जैसे इनकी अभिक्रिया होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो NaHCO3। क्या बनेगा? NaHCO3। ये क्या है जो हमें प्राप्त करना था? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ में क्या बनेगा? NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है हमारा? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी बोल सकते हो। क्या क्या होगा? बेकिंग सोडा जो हमें प्राप्त करना था। तो देखो इस समीकरण में हमें चार आपके क्या है? NaCl, H2O, CO2, NH3 इन सब की रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl प्राप्त हो जाएगा, जो हमें चाहिए था सोडियम आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसके देखो अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होगा? अगर आप इसको गर्म करें, NaHCO3 इस चीज को गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में H2O और साथ में आपके CO2। अब देखो बहुत बार पेपर में क्या होता है कि ये जो NaOH है, NaHCO3 कि इसको गर्म करने पर क्या होता है? तो पेपर में NaOH क्या है? एक तरीके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि इसको गर्म करने पर क्या होता है। तो NaHCO3 को क्या ये बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है या निम्न अभिक्रिया होती है। किया क्या है? देखो यहां पर जो हमने NaHCO3 को प्राप्त किया है, इससे जो NaHCO3 को प्राप्त किया है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है
तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको गर्म करने पर क्या होता है। तो पेपर में सीधे पूछ लिया जाता है कि NaCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी समीकरण, फिर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ NaHCO3, जब हम इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे तो क्या आपको देखो, इसको क्या करना है, गरम, NaCO3 को क्या करना है, गरम करना है। तो क्या मिलेगा, एक तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, क्या मिला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट। जैसे इसको गर्म किया तो क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये तो आपको पता है इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और देखो यहाँ पर ये जो बना ना, इसी का उपयोग करके हम धोने का सोडा बनाते हैं, जो आगे देखेंगे। इसी का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, धोने का सोडा। तो NaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCO3 को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। एमसीक्यू में बहुत बार सीधे ऑप्शन में ये मिलेगा, तो आपको ये समीकरण याद रखनी है। फिर अब चलिए आगे देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। तो इसके उपयोग देखते हैं सबसे पहले कि इसके उपयोग, बेकिंग सोडे के उपयोग। तो सबसे पहला जो उपयोग आता है बेकिंग सोडे का, वो क्या आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या उपयोग आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग किसमें हो गया, बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर हमने ये तो देख लिया कि बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर बनता कैसा है, तो देख लेते हैं। यहाँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसके घटक देखो, पेपर में ना पूछा जाता है बेकिंग पाउडर के घटक लिखिए। घटक का मतलब किससे मिलके बना है, बेकिंग पाउडर। हमने ये तो देखा कि जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर में। अब ये बेकिंग जो पाउडर बना है इसके घटक क्या है, तो एक होता है बेकिंग सोडा और होता है टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ये याद रखना। ये इसके क्या है, घटक है। ये इसके दो घटक है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि बेकिंग पाउडर के घटक लिखिए, तो क्या लिखोगे, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। अब इसका जो सेकंड उपयोग है कि जब हम इस बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम ये जो बेकिंग पाउडर बना है, इस बेकिंग पाउडर को या तो गर्म करें या इसको जल में मिलाए तो क्या होता है, तो ये भी याद रखना है। अभी हम समझ बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर को गरम किया जाता है, क्या किया जाता है, गरम किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, या जल में, या तो गरम कर सकते हो या जल में मिलाया जाता है। तो क्या होगा, निम्न अभिक्रिया होगी। देखो, ये जो बेकिंग पाउडर बना है, बेकिंग पाउडर को यानी कि NaHCO3 प्लस H प्लस जल में मिलाया जाता है। तो यहां पर क्या क्या बनेगा, देखो, एक तो बनेगी CO2, क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O, क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O बनेगा। साथ में क्या बनेगा, अम्ल का सोडियम लवण, क्या बनेगा, अम्ल का सोडियम लवण, अम्ल का सोडियम लवण। देखो, जब बेकिंग सोडे को, सॉरी, बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं या जल में मिलाते हैं तो क्या बनेगी, CO2, H2O और अम्ल का सोडियम लवण। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर देखो एक गैस बनी है CO2, क्या बनी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग क्या करते हैं, जो केक वगैरह होता है या पाव रोटी, उसमें खमीर उठाने के लिए, खमीर का मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए, इसको फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका,
इस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पेपर में पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर या जल में मिलाने पर क्या मिलेगी, CO2। वो CO2 का उपयोग कहाँ करते हैं हम, खमीर उठाने में। किसमें, खमीर उठाने में। जैसे केक है या आपके पाव रोटी वगैरह देखा ना आपने, वो फूले हुए होते हैं, तो उसमें खमीर का मतलब होता है उसमें फुलाव, उसको फुलाना। उसको फुलाने के लिए हम इस CO2 गैस का उपयोग करते हैं, याद रखना इसको। तो चलिए यहाँ पर देखिए, फिर हम इसको आगे लिखते हैं इसी को। तो यहां मैं लिख देता हूं उसको 1 मिनट से। यहां पर जो इसका उपयोग है कि CO2 का उपयोग किसमें करते हैं, इस CO2 का उपयोग करते हैं आपके खमीर उठाने में। यहां मैं इसको हटा रहा हूं, यहां लिखता हूं इसको। तो देखो यहां पर जो CO2 बनी है, इस CO2 की बात करें, CO2 का खमीर उठाने में, क्या, खमीर उठाने में। याद रखना, खमीर उठाने में। खमीर का मतलब होता है फुलाव या उठाव। क्या होता है, फुलाव या उठाव। तो इस CO2 का उपयोग करते हैं फुलाव या उठाव, मतलब फूली हुई, आपने देखा होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में, मतलब किस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस वाली, इस अभिक्रिया में, यहां पर पॉइंट, इस अभिक्रिया में, क्रिया में उत्पन्न CO2 का उपयोग, CO2 का उपयोग, CO2 का उपयोग पाव रोटी, पाव रोटी या केक में, पाव रोटी या केक में क्या उठाने के लिए, खमीर उठा रहा हूं, खमीर, खमीर उठाया, खमीर उठा के। खमीर का मतलब क्या, अभी बताया क्या होता है, फुलाव या फूल या उभार, ऐसे भी लिख सकते हो, फूल, फूला हुआ या उभार। खमीर का मतलब होता है फूला हुआ या उभार, है ना। तो खमीर उठाया जा सकता है, जा सकता है ना, जिससे केक वगैरह क्या हो गए आपके, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। जिससे ये मुलायम हो जाते हैं, जिससे ये मुलायम या स्पंजी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो ये आपने देखा ही है, ब्रेड वगैरह क्या होती है, मुलायम होती है, स्पंजी होती है। तो ये इसका उपयोग किया जाता है। और देखो एक इसका उपयोग जो होता है बेकिंग सोडे का, ये होता है एंटासिड के रूप में। किसमें, आपके सॉरी एंट एसिड में, क्योंकि एंट एसिड का ये क्या होता है, एक संघटक होता है बेकिंग सोडा। तो हम लिख सकते हैं एंट एसिड, एंट एसिड, एंटासिड के रूप में। फिर हम इसका उपयोग किसमें करते हैं, इसका उपयोग करते हैं सोडा अम्ल में। किसमें करते हैं इसका उपयोग, सोडा अम्ल, सोडा अम्ल, किसमें, सोडा अम्ल। सोडा अम्ल मतलब अग्निशामक में भी सोडा अम्ल किया जाता है, अग्निशामक में, अग्निशामक, अग्निशामक में। फिर इसका उपयोग किया जाता है रसोई घर में, जो आपको पता ही है, पकोड़े वगैरह को मुलायम या टेस्टी बनाने के लिए इसका किया जाता है रसोई घर में। कहाँ किया जाता है, रसोई घर में। किसमें, पकोड़े वगैरह में। इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बेकिंग सोडे के उपयोग। तो यहाँ पर ये जरूर याद रखना, CO2 का उपयोग किसमें किया जाता है, खमीर उठाव में। खमीर उठाव का मतलब फूला हुआ या उभरी हुई। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, धोने का सोडा। धोने का सोडा, देखो अभी बताया था धोने का सोडा क्या होता है, इसी से बनाएंगे, Na2CO3 जो मिला है सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या कर देंगे, क्रिस्टलीकरण कर देंगे। जैसे ही क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का मतलब जल के अणु जोड़ देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा। तो चलिए देखते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा, तो ये जो लास्ट है हमारा, इसका धोने का सोडा देखते हैं पहले। धोने का सोडा, तो धोने का सोडा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, Na2CO3, क्या होता है, Na2CO3 डॉट
10H2O। क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2, ये होता है धोने का सोडा। अब क्या होता है, देखो बेकिंग, हमने अभी पीछे देखा कि हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं। बेकिंग सोडे मतलब हमने देखा था ना भाई, NaCO3, इसको जैसे ही गर्म किया क्या मिला? Na2CO3। और इसका अब अभी तक हमें धोने का सोडा नहीं मिला है। हमने अभी बेकिंग सोडे को गर्म किया, बेकिंग सोडे को गर्म करने पे क्या मिलेगा? Na2CO3। तो ये अभी तक है। अब हम इसका क्या कर देते हैं? क्रिस्टलीकरण कर देते हैं। क्या कर देंगे? क्रिस्टलीकरण जैसे ही करेंगे तब जाके हमें क्या, क्रिस्टलीकरण का मतलब है इसमें जल के अणुओं को ऐड कर देंगे। तो यहां लिख लेते हैं कि इसका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण, तो निर्माण में क्या लिखेंगे कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अभी तक धोने का सोडा नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिला है? जैसे बेकिंग सोडे को गर्म करोगे तो क्या मिला है? अभी तक सोडियम कार्बोनेट मिला है। सोडियम कार्बोनेट मिला है। धोने का सोडा कब मिलेगा? जब हम इस सोडियम कार्बोनेट का क्या कर देंगे? क्रिस्टलीकरण कर देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के, ऐसे लिख देंगे, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये दिमाग में याद रखना, इसको फिट कर लेना एकदम से दिमाग के अंदर कि सबसे पहले हम किसको गर्म करेंगे? NaCO3। तो ये मिला, इसका क्या करेंगे हम? क्रिस्टलीकरण। तो देखो हमें ये पता, यहां लिखा है तो Na2CO3, इसका क्रिस्टलीकरण का मतलब है इसमें जल के अणु जोड़ देंगे, यानी कि प्लस 10H2, क्या 10H2O। तो हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। यही क्या होता है? धोने का सोडा। यही क्या होता है? धोने का सोडा होता है। कैसे? सोडियम हाइड्रोजन, जैसे बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या कर देंगे? क्रिस्टलीकरण, और हमें क्या मिल जाएगा? धोने का सोडा। अब इसके उपयोग देखते हैं कि इसके उपयोग किस किस में किए जाते हैं। इसके उपयोग, तो इसके उपयोग जो है वो सबसे पहले होता है इसका उपयोग कांच, साबुन है और कागज उद्योग में। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसके उपयोग होते हैं। सेकंड जो इसका उपयोग होता है वो इसका उपयोग होता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। सोडियम यौगिक के उत्पादन में सोडियम, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, और किसमें? घरों की साफ सफाई साफ सफाई में। और देखो सबसे और लास्ट जो होता है वो क्या होता है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो ये स्टार कर लेना, जैसे हमने विरंजक चूर्ण में देखा था जल जीवाणु को नष्ट करने के लिए करते थे, वैसे ही जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि कठोर जल है, उस कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टार कर लेना, पेपर में सीधे इसको पूछा जाता है कि आपके जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। और धोने के सोडे को वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। अगला देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा ये लास्ट नहीं था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी इसी वीडियो में हम देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखते हैं। तो सूत्र क्या होता है इसका, देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O। सूत्र क्या होता है इसका, इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसका निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए इसके निर्माण की बात करते हैं। देखो जब जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, किसको, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर, तो किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो चलिए लिख लेते हैं कि जिप्सम को, किसको गर्म करेंगे, जिप्सम, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होगा, आपको मिलेगा, ये क्या करेगा, जिप्सम को जैसे ही गर्म करेंगे तो ये जिप्सम क्या करेगा, जल के अणु को त्याग कर देगा। जल के अणु को त्याग करके क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जिप्सम को जैसे ही गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर क्या करेगा, जल के अणु को त्याग देगा और जल के अणु को त्याग कर क्या बनेगा, कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बना लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। तो गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर, जल के अणु को जैसे ही गर्म करेंगे ना जिप्सम, तो जिप्सम क्या करेगा, जल के अणु को त्याग कर क्या बनेगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अर्ध हाइड्रेट को हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं हेमी हाइड्रेट। अर्ध को क्या बोला जाता है, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। अब देखो यहां पर क्या बिना, आपको जैसे ही जिप्सम को क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर ये क्या करेगा, जल के अणु को त्याग देगा, क्या क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसी को क्या बोलते हैं हम, पीओपी। ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको ऐसे बोला जा सकता है। ये इसका, यही क्या है, जिप्सम है। तो इसका निर्माण होता है, ठीक है, हाइड्रेट बनाता है और इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब देखो कैसे बना, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या है, जिप्सम को क्या करेंगे, गरम, कितने पर, 373 केल्विन पर। यही तो लिखा 373 केल्विन पर क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो देखो यहां पर जल के कितने, 2 अणु हैं। जैसे ही गरम करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखो 2 में से इधर आ गया, बाकी डेड क्या हुए, 1 एंड हाफ क्या हो जाएंगे, अलग। 2 में से बाकी तो यही रहा, बाकी क्या होगा, 1 एंड हाफ, यानी कि डेड अलग हो जाएगा। तो ये जो बन के आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम को क्या करते हैं, गरम करेंगे तो वो क्या करेगा, जल के अणु को त्याग देगा। जल के अणु को त्याग कर क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, पीओपी। और इसका उपयोग देखते हैं
कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, सभी को पता है। पहला उपयोग कि आपने देखा होगा, अगर मान लो हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में इसका उपयोग किया करता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपके टूटी हुई हड्डी को सही जगह, टूटी हुई हड्डी को, पहला उपयोग है टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने में और क्या होता है दूसरा, देखो सजावट के जो सामान बनाने हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, सजावट, खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, खिलौने बनाने में, खिलौने, सजावट का सामान बनाने में, सामान बनाने में आते ना, इसके पीओपी के खिलौने आते हैं, सजावट का सामान आता है, उसको बनाने में करते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, सतह को चिकना बनाने में। जैसे आपने देखा होगा ना, जब नए घर बनते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, सतह को चिकना बनाने में, बनाने। तो यहां तक हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तक क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो हमने सारी देख ली है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, कंप्लीट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।